नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम हर रोज करंट अफेयर्स यानी कि हाल फिलहाल के दिनों में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स की नोट्स बना के चलते होंगे, क्योंकि इससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी फायदा होगा और आप एग्जाम्स के टाइम में करंट अफेयर्स इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है? ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लेहार XPL 2022 has been organized by which of the following naval command? निम्नलिखित में से किस नौसेना कमान द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए दक्षिण नौसेना कमांड, दूसरा ऑप्शन है बी पूर्वी नौसेना कमांड, तीसरा ऑप्शन है सी पश्चिमी नौसेना कमांड, चौथा ऑप्शन है डी अंडमान और निकोबार कमांड। तो सबसे पहले जान लेते हैं सही उत्तर को। दोस्तों, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न नेवल कमांड पश्चिम नौसेना कमांड। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम नौसेना कमांड ने ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर XPL 2022 का ऑर्गेनाइज किया है और ये जो अभ्यास था ये करीब 20 दिनों तक चला था। ठीक है, और इस अभ्यास में कौन कौन से शामिल थे? इस अभ्यास में शामिल थे भारतीय नौसेना, ठीक है, नौसेना के अलावा इस अभ्यास में तटरक्षक दल जो होते हैं वो भी शामिल थे, तटरक्षक दल भी शामिल थे और इनके बीच के तालमेल के साथ ही ये ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर XPL 2022 है वो इसे अंजाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुआ था ये जानना भी जरूरी है। ये आपका हुआ है अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर में इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। ठीक है, तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका उत्तर हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, ईस्टर्न का हेडक्वार्टर क्या होता है? ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम, वाइजैक जिसके बोलते हैं, और साउदर्न जो है इसका कमांड का कहाँ पर है? कमांड है कोच्चि में। ठीक है, तो इन चीजों का भी याद रखना जरूरी है। तो इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल कहता है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज बीन कन्फर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारत के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण या ऑप्शन डी पद्मश्री। तो देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पद्मश्री, इसका सही उत्तर है। यानी कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने हाल में हुए टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, उन्हें अभी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री क्या होता है? पद्मश्री जो होता है वो फोर्थ हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड होता है। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न, फिर आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर लास्ट में आता है पद्मश्री चौथा। तो ये रिपब्लिक डे का समय होता है, उसी टाइम जो होता है ये अवार्ड जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इसी में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा की आर्मी में कौन सी उपाधि है? नीरज चोपड़ा की आर्मी में उपाधि है सूबेदार की। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जनवरी 2022? 27 जनवरी 2022 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए मेमोरी एंड जस्टिस, दूसरा ऑप्शन है बी फेसिंग द आफ्टरमैथ रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द हॉलोकास्ट, चौथा ऑप्शन है सी 75 years आफ्टर ऑस्विच हॉलोकास्ट एजुकेशन एंड रिमेम्बरेंस फॉर ग्लोबल जस्टिस, एंड चौथा ऑप्शन है हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस
डिमांड एंड डिफेंड योर ह्यूमन राइट्स। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है हमारा मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, ये जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं इसका संदर्भ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, 2 वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान जो भी त्रासदी हुई थी, ठीक है, उसके याद में ये जो डे है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लेग स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विश्व युद्ध हुआ था, इसमें काफी नरसंहार हुआ था, काफी ज्यादा लोग मरे थे। इसमें नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगियों की सहायता से 1941 और 1945 के बीच यूरोप की यहूदी आबादी को लगभग 2/3 यानी कि लगभग 6 मिलियन इन्होंने क्या किया था, यूरोपीय यहूदियों को अव्यवस्थित कर दिया था, मतलब कि जर्मनी से निकाल दिया था। ठीक है, और काफी मास मर्डर किया था हिटलर ने यहूदियों का। तो संयुक्त राष्ट्र जो होता है, यूनाइटेड नेशन, वो ये दिवस मनाते हैं इसी इनजस्टिस के खिलाफ। जो इनजस्टिस यहूदियों के साथ हुआ था उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस डे मनाते हैं किस दिन, 27 जनवरी 2022 को। ठीक है, और इसी बात का विषय यही है, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, Which of the following organization has cut India GDP forecast for FY 2022 to 9% from 9.5%? निम्नलिखित में से किस संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 9.5 से घटाकर 9% कर दिया है? यानी कि पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 9.5% होगा, अब बोल रहे हैं कि 9% होगा। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ऑप्शन सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, एंड ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। तो ये ऑप्शंस है, तो इसमें से सही जवाब क्या है दोस्तों? इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो IMF ने क्या किया था, पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने जो वृद्धि दर डिसाइड की थी वो कितनी थी, 9.5%, और अब ये क्या कह रहे हैं कि ये वृद्धि दर हो जाएगी कितनी, घटकर 9%। तो IMF की जो पूर्व अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है, उन्होंने कहा था कि मामूली गिरावट मुख्य रूप से किसके कारण आई है, ओमिक्रॉन के कारण आई है। ओमिक्रॉन वायरस का जो नया थर्ड वेव आया, इसके कारण ये गिरावट उन्होंने प्रेडिक्ट की है, अपने मतलब पहले के अनुमान को उन्होंने घटा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 86, 85, 80 और 78, 86, 85, 80 और 78। सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 85। यहाँ दोस्तों भ्रष्टाचार इंडेक्स जो होता है या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक होता है, उसमें भारत का स्थान 85वां है। ठीक है, ये जो रैंकिंग है किसी भी देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, और इस रैंक में टॉप किसने किया है, मतलब इस रैंक में जो टॉप करने वाला वो जो भी होगा वो देश, वो क्या होगा, उसमें भ्रष्टाचार सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये कौन सा देश था, ये देश था आपका डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क रैंक में फर्स्ट आया, और यहाँ पे ये जो रैंकिंग हुई इसके अकॉर्डिंग सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में होता है। ठीक है, डेनमार्क के बाद होता है फिनलैंड, फिर नाम आता है न्यूजीलैंड का। ठीक है, ये पहला स्थान जाना जरूरी है, पहला दूसरा स्थान, और जो भारत का पोजीशन इसमें क्या है 85, ये जानना भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंडेक्स कौन तैयार करती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, हु प्रिपेयर्ड दिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किन्होंने बनाया है ये रैंक, भारत की पहली रैंकिंग कितनी थी ये भी आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनियस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओ? निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम को विकसित किया है? ठीक है, यानी कौन सी संस्थान ने
ओम नामक ये किट को विकसित किया है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है ICMR, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है एम्स, ऑप्शन डी है CSIR CDRI। ठीक है, इसमें दोस्तों जान लेते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CSIR CDRI। ठीक है, तो ये जो किट है ये ओमनिकॉन के लिए विशिष्ट परीक्षण के लिए सरकारी संस्थान द्वारा बनाई गई, यानी CSR CDR द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और ये पहले से रूप से सऊदी से बनाई जाने वाली तीसरी किट है। ठीक है, यानी कि ओम जो है वो तीसरा स्वदेशी किट है जो भारत में बनाई गई है RT-PCR टेस्ट के लिए, और ये पहले ऐसे किट है जो कि किसी सरकारी संस्थान द्वारा बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब ओम है ये क्या है? ये सरकारी संस्थान द्वारा बनाई गई पहली किट है और भारत में बनी हुई है तीसरी किट है। ठीक है, किसने बनाई है? ये बनाई है CSR CDRI ने, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओम। ठीक है, ये बातें जाननी जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? Who has been appointed as the new chairman of हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या क्या है? ए पुष्प कुमार जोशी, बी क्या है ऋषि सेठ, सी सुधीर बारेक, एंड ऑप्शन नंबर डी रश्मि विज। सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी को क्या बनाया गया? ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड क्या है? ये एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है, और ये सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी है, PSU में आती है। ठीक है, तो इनकी अपॉइंटमेंट किन्होंने की है? इनकी अपॉइंटमेंट हुई है PESB द्वारा। PESB अब क्या है? PESB है आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, ये नाम याद रख लीजिए दोस्तों, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इन्होंने क्या है? इन्होंने इसी संस्थान ने पुष्प कुमार जोशी की अपॉइंटमेंट की है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड इन 2022? पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए कितने लोगों का चयन किया गया है? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 107, यानी कि दोस्तों इस साल पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 107 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और कुल पद्म पुरस्कार जो इस बार दिए गए हैं यानी कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिलाकर कुल है वो कुल 128 अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो पद्मश्री मैंने बता दिया कि 107 है। इसमें जो पद्म विभूषण है वो 4 यानी कि 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये नंबर याद रख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 107, पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को, और पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को, यानी कि कुल 128 पद्म पुरस्कारों का वितरण 2022 में हुआ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? Which has been the fourth Indian film to get nominated for Oscar Awards 2022? ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित होने वाले चौथी भारतीय फिल्म कौन बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुष्पा, ऑप्शन बी कुंड जंगल, ऑप्शन सी जय भीम, या ऑप्शन डी अखंड। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जय भीम, यानी जय भीम को जो है वो फोर्थ इंडियन फिल्म को रूप में नॉमिनेट किया गया ऑस्कर अवार्ड 2022 में। ठीक है, जय भीम नाम याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ओके, ऑस्कर अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, इन्हें एकेडमी अवार्ड्स भी हम कहते हैं। ठीक है, और सिनेमा जगत में हॉलीवुड स्तर पर या किसी भी वर्ल्ड सिनेमा के स्तर पर ऑस्कर अवार्ड जो है वो काफी सम्मानित अवार्ड है। ठीक है, इसी के साथ तो अकेडमी एंड मोशन पिक्चर्स आर्ट ने इस वर्ष जो है वो 276
फिल्मों को अवार्ड के लिए एलिजिबल किया है। ठीक, किसने किया? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स ने। ठीक है, और इससे पहले जो मूवी सिलेक्ट हुई है थी अभी इसके लिए जो और 4 मूवीज हैं उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है मदर इंडिया, ठीक है, फिर आई थी लगान, फिर आई थी सलाम बॉम्बे, उसके बाद आई है कौन? अपनी जय भीम। ठीक है, तो ये 4 फिल्मों को जो है नॉमिनेट किया गया ऑस्कर अवार्ड 22 के लिए, इन्हें नॉमिनेशन मिली है। ठीक है, यानी कि इस फिल्म को ये अवार्ड दिया जा सकता है, संभावना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, रूस और भारत, ऑप्शन बी रूस, जापान और भारत, ऑप्शन सी चीन, भारत और ईरान, एंड ऑप्शन डी चीन, ईरान और रूस। तो दोस्तों जान लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चाइना, ईरान और रूस। चाइना, ईरान और रूस के बीच में ये जो अभ्यास हो रहा है चीरू 2Q22, ये हो रहा है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन 3 देशों के बीच में। नाम याद रखिएगा, चीन, ईरान और रूस, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? चीरू 2Q। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में हो रहा है। ठीक है, तो जगह याद करना जरूरी होता है, कहाँ पे हो रहा है और किन देशों के बीच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिभागियों ने अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जो रणनीतियां बनाते हैं हम लोग, जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको इस अभ्यास के थ्रू उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, जैसे कि कुछ अभ्यास होते हैं कि जले हुए जहाज को बचाना। ठीक है, कुछ जहाज जो किडनैप हो जाते हैं, जो अक्सर समुद्री लुटेरे को जहाज किडनैप कर लेते हैं, उन्हें कैसे छुड़ाना है, तो इन चीजों का यहाँ पे एक्सरसाइज होता है, नेवल एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सवाल समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने विचार कमेंट कीजिए इसमें कि आपको वीडियो में क्या पसंद है और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियोस देखने के लिए और जो भी हम नए वीडियो अपलोड होते हैं रिगार्डिंग एग्जाम नोटिफिकेशन, करंट अफेयर्स या अन्य सब्जेक्ट के भी, उनके आपको अपलोड होता ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन दबाना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़ के अपडेट्स और हर एग्जाम से जुड़े कई अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।